एफएम रेनबो के लिटरेरी गुरु कार्यक्रम में आप सभी का मैं अलका सिन्हा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आपको अगर मैं जोड़ूं तो आकाशवाणी से बहुत गहरा रिश्ता है उनका। आप डीजी रहे आकाशवाणी के और आज भी आपका आकाशवाणी के साथ बिल्कुल एक आत्मीय रिश्ता बना हुआ है। लेखक, कवि और बहुत सारी विधाओं में लिखने वाले, इसके अलावा उनकी जो और कई रुचियां हैं, अगर मैं कहूं कि एक ही ज़िंदगी में उन्होंने कई तरह के पात्रों को अपने साथ रखा हुआ है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि फोटोग्राफी एक तरफ है, पेंटिंग दूसरी तरफ है, फिल्म मेकिंग है और भी बहुत सब कुछ है। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम में अपने लिटरेरी गुरु आदरणीय श्री लीलाधर मंडलोई जी से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी को हम कैसे पूरा का पूरा अगर निचोड़ कर देखें तो उसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे ज़िंदगी में 9 रस हो सकते हैं, उस तरह से उनके 9 रंग हैं, 9 रस हैं। उन सभी के साथ साथ आइए इस कार्यक्रम में हम एक यात्रा की तरह से आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं हमारे लिटरेरी गुरु लीलाधर मंडलोई जी। तो आपका मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार अलका जी। अपने उन जंगलों की तरफ लेकर चलें। शुरुआत हम वहाँ से करते हैं क्योंकि आपके जो जंगल हैं वो आपके लिखने में लगातार साथ चलते हैं। जो आप बना रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, आपके पीछे वो कौन सी एक दृष्टि होती है। हमारे सभी सुनने वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति जब हाथ में कलम ले लेता है तो क्या होता है, उसके भीतर किस तरह का एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी कलाकार होता है या जिसका किसी भी कला से कोई संबंध, कोई वाबस्तगी होती है, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है उनके लिए। एक तो देखना और एक सुनना। बहुत अच्छा। अब आप जंगल में जाते हैं तो ये 2 ही चीज़ें करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं, और देखने में आपके पास धरती से आकाश तक वो तमाम सौंदर्य आता है जिसकी कल्पना आप कभी पढ़ते हुए करते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जिन लोगों ने गाया है, उन सबको अगर ये 2 चीज़ें मिली हैं और इन 2 चीज़ों के माध्यम से जो भी उनको आप कह लें कि रस मिला है, वस्तु मिली है, या एक तरह से भीतरी सुकून मिला है किसी चीज़ को करते हुए, वो चाहे वो फोटोग्राफी कर रहा हो, चाहे मूर्ति कला में हो, चाहे चित्रकला में हो, या गाने में हो, किसी भी। तो अगर वो प्रकृति में रहा है तो आप ये जानेंगे कि उसको दुनिया वहाँ से मिलती है, संगीत मिलता है, हवाओं से लेके, नदी से लेके, समुद्र से लेके, तमाम चीज़ों का संगीत है, पाखियों का संगीत है, पेड़ों का संगीत है ना। तो अगर वहाँ पर आपको ध्वनियाँ मिल रही हैं, यानी संगीत मिल रहा है, तो वहाँ पर मौन भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, है ना। तो फिर आप जितना देख सकते हैं, मतलब आपकी आंखों को क्या चाहिए? आपकी आंखों को रंग चाहिए, आपकी आंखों को एक अलौकिक वस्तु संसार चाहिए, तो वो सब मिलता है। अब जैसे हमने बचपन में अगर झरे हुए पंख उठाए तो उनसे ज्यादा कोमल कुछ अनुभूति थी ही नहीं। उतने जो रंग एक पंख में हुआ करते थे, वो रंग आपकी चेतना में धीरे धीरे उसका हिस्सा होते गए। उसी तरह वो संगीत है, इसी तरह से तमाम चीजें। तो मतलब प्रकृति में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, एक तरफ आप जीव जगत से जुड़ते हैं, दूसरी तरफ जो जैविक विविधताएं हैं, यानी कि वनस्पतियां हैं, फूल है, पत्ते हैं, फिर आप नदियों से जुड़ते हैं, तालाबों से जुड़ते हैं, पशु पक्षियों से जुड़ते हैं, और सबसे आदिम मनुष्य यानी आदिवासियों से जुड़ते हैं, जहाँ से सभ्यता की शुरुआत होती है। तो आपको तो लगभग सब कुछ अवचेतन में वहां आपको मिल चुका होता है। आप उसी का विस्तार अपनी कलाओं में कर रहे होते हैं उसके बाद। बहुत बढ़िया। तो रेडियो में भी अगर मैंने कोई चीज सीखी या कोई चीज की, तो वो बचपन अगर नहीं होता, दूसरा हमारा बचपन बहुत अभाव वाला बचपन था, तो अभाव में आदमी या तो दुखी होता है या बहुत सुखी होता है। मुझे तो लगता है कि वो अभाव पूंजी के खजाने थे, क्योंकि अगर आप जिंदगी में 2 ही चीजें होती है जिनको आप अनुभव करना चाहते हैं। सबसे पहला तो सुख है, खुशी है, आप चाहते हैं कि ये तो हमारी जिंदगी में यही है वो। लेकिन किस्मत वाला होता है जिसकी जिंदगी में दुख होता है, क्योंकि अगर आपने नजरिया रख दिया, अगर जिंदगी में आपने दुख को नहीं जाना तो आपने मनुष्यता को नहीं जाना। मंडलोई जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी मेरे आंखों में जो आपने ख्याल दिया, मेरी आंखों में आने लगे थे जंगल, मेरे आंखों में आने लगे थे पहाड़, और उसके पीछे डूबता हुआ कहीं सूरज।
तो इससे पहले कि हम उस दुनिया से संसार वाली दुनिया में आए, दुख और सुख की कहानी में आए, तो क्यों ना हम अपने सुनने वालों को एक ऐसी दुनिया जिसकी बात आप कर रहे हैं उसका एक एहसास, एक फील दे दें, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। चलिए माँ, स्वागत है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,
चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ अपने लिटरेरी गुरु लीलाधर मंडलोई जी के साथ, और मैं हूं आपके बीच अलका सिन्हा। हम बातचीत कर रहे थे कि ज़िंदगी जो पहाड़ों नदियों से होती हुई एक पूरी वनस्पति, एक पूरा जगत जो उस दुनिया के बीच में होता है, जिसमें से हम अपने जीवन शक्ति को बटोर लेते हैं, वहाँ से मंडलोई जी ने बहुत कुछ अपने लिए जोड़ा। और हम बात कर रहे थे दुख और सुख की। तो वो दुख और सुख हम किस तरीके से अपनी मनस्थिति को उस तरफ लेके चलते हैं, आप इस बारे में कुछ बात कर रहे थे। और साथ ही मुझे थोड़ी थोड़ी बात जो हमने कहीं बीच में गाने की तरफ ले गए थे, तो आप अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। मुझे लगता है किसी की भी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है बचपन। हालांकि उसे उस वक्त किसी चीज़ की समझ नहीं होती, इसकी भी समझ उसे बहुत देर बाद आती है कि सबसे प्यारा एहसास था बचपन का। तो एक कवि की नज़र से आप कैसे देखते हैं अपने बचपन को, कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को। देखिए, मेरा बचपन शायद दूसरे बचपनों से बहुत अलग है। जैसे कि मेरी माँ और मेरे पिता कोयला के खदानों में काम करते थे, तो वो तो सुबह 7 बजे निकल के चले जाते थे और शाम को लौटा करते थे। तो दिन भर के लिए माँ क्या होती है, वो माँ की याद से जुड़ी हुई चीजें होती है। तो मतलब अगर प्यार माँ का और पिता का है, तो वो उनकी अनुपस्थिति वाला प्यार है। क्या बात है ना। लेकिन इस अनुपस्थिति में आपको ज्यादा समझ में आता है, जब कोई चीज ना हो तब उसका महत्व ज्यादा समझ में आता। तब आप उनके किए हुए त्याग या उनका किया हुआ जो भी काम है जो अपने बच्चों के लिए होता है, उसका महत्व आपको तब समझ में आता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि गरीबी में सबसे ज्यादा अमीर होता है कोई। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि वो जो समय जब आप घर में हैं, माँ बाप नहीं है, तो इसका मतलब कि एक स्वावलंबन आपका बचपन से शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो हम कहीं भी जा सकते थे, हम मतलब जंगलों में घूम सकते थे, हम दोस्तों के साथ जो छोटे मोटे काम हो सकते थे वो कर सकते थे। बल्कि आपकी एक कविता की मुझे पंक्ति ध्यान में आ रही है। आपने कहीं पर कहा है कि माँ के कंधे कमजोर नहीं हुए कोयला ढोते हुए, और कहीं कुछ ऐसा भी लिखा है कि वो किस तरह से कोयला आपके पिता और माँ दोनों का जो संघर्ष है, वो अगर वो पंक्तियां आपके ध्यान में हो, ताज़ा 2 पंक्तियां आप हमारे सुनने वालों को भी बताएं। पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि माँ के कंधे कभी कमजोर नहीं हुए कोयला ढोते हुए। क्या बात है, क्या बात है ना। या उसमें ये पंक्ति आती है कि पिता भी जब गाते थे तो वो पहाड़ की तरह बुंदेली में गाया करते थे। है ना। या हम लोग जब उनकी अनुपस्थिति को याद किया करते थे बचपन में, तो उस याद में हमारे झूले में लटकी हुई माँ के हाथ की चूड़ियां होती थी। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो वो जब बजती थी तो लगता था कि वो है। या माँ की साड़ी को हम लोग अपने पास रख लिया करते थे, वो उसकी जो गंध होती थी उससे लगता था कि वो है। तो हम लोगों ने चीजों के एसोसिएशन, उसके राग को इस तरह से जाना। आप जिस राग की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी बड़ी शिद्दत से इच्छा हो रही है इस वक्त जो गाना मेरे मन में गूंज रहा है, अगर आपको भी पसंद आए तो मैं चाहूंगी कि हम इस गाने को बजवाएं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। बिल्कुल। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो
एक बार फिर हाजिर हैं हम लिटरेरी गुरु कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी, जाने माने लेखक, चित्रकार, फोटोग्राफर और यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म मेकिंग में भी अपने कलम को, अपनी कला को आजमाया है। तो मैं स्वागत करती हूँ अलका सिन्हा आप सभी के बीच में और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। माता पिता को याद करते हुए जो बचपन की घटनाएं थी उससे जुड़ी हुई एक बात हम बातचीत कर रहे थे यूं ही, तो मुझे बहुत पसंद आई थी और मेरा मन है कि आप उस घटना का जिक्र हमारे सभी सुनने वालों के बीच भी करें कि जब आपके घर में आप लोग 4 थे और आटा ख़त्म हो गया था। तो ऐसी स्थितियां बहुत लोगों के साथ होती हैं, लेकिन उस स्थिति को आपने किस तरीके से एक रिकॉर्ड करने वाली चीज़ बना दी, हम चाहेंगे हम भी सुने। दरअसल क्या है कि वो बचपन की नहीं है, जिस स्पेसिफिक आप कह रहे हैं वो कॉलेज लाइफ की है। कॉलेज लाइफ से हम लोग जब निकले तो हम लोग घर लौटना नहीं चाहते थे खाली हाथ, क्योंकि हाथ में कोई नौकरी वगैरह नहीं थी। तो हम चाहते थे कि शहर में ही रहें और कोई नौकरी वगैरह ढूंढे। तो हम लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, तो शुरू के 2-3 महीने में हमें कोई नौकरी नहीं मिली। तो हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हमने अपनी जो पुरानी किताबें थी जो कॉलेज की, क्या पढ़ लिया भाई, अब इन किताबों का क्या करें। बहुत प्री किताबें थी, शेक्सपियर थे, ये थे वो थे, पर उन किताबों को हमने धीरे 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 करके 3 दोस्त थे तो बेचना शुरू किया। जो कुछ मिल जाता था तो उससे अपने दिन काट रहे थे हम लोग। एक समय ऐसा आया कि बहुत बारिश हो रही थी, कोई किताब नहीं बिकी। अच्छा। और वो लगभग दूसरे तीसरे दिन में जाकर किताब को बेचने के लिए हम लोग निकले, और इस बीच में हम लोग भूखे अपने घर के इलाके में थे। तो उस समय जरा बुद्धि ज्यादा चलती है, तो बारिश भी थी, तो हमने सोचा कि जिस कनस्तर में हम लोग आटा रखा करते थे वो जरूर उसकी सतह पर यानी उसकी दीवारों पर कुछ आटा चिपका होगा। तो फिर हम लोगों ने उसको बहुत एहतियात के साथ साफ किया, तो करीब 1 कटोरी वो निकला। देखा तो स्टोव में तेल भी नहीं था, तो स्टोव को किया हमने टेढ़ा, दूसरे हाथ से पकड़ी कढ़ाई, उसमें डाला, तो वो भुन गया। भुनने के बाद उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और मिर्च डाल दी। तो वो जो खाना बना, क्या बात है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि नमकीन हलवा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वो जो हमने खाया, वो खाना या वो स्वाद या उससे जो हमारी भूख की तृप्ति हुई, वो आज तक जिंदगी का अकेला उदाहरण है। वाह। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी लगा कि ये जो था। ये मंडलोई जी, हमने ये तो कई बार सुना है कि जब हमारे कुछ पीछे के लोग थे जिनको की बहुत दिक्कत होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो वो चने में खूब सारा मिर्च डलवा कर खाते थे ताकि तेज तीखा लगे, तो पानी पिए खूब सारा। आपने बिल्कुल उसके पैरेलल दूसरी चीज रख दी कि आपने आटे में खूब सारा पानी मिलाया और उसका एक इस तरह से घोल तैयार किया, और उसका स्वाद क्यों नहीं अच्छा होगा, वो आपके संघर्ष का स्वाद था। तो वो संघर्ष का पसीना भी अच्छा लगता है। नहीं, वो तो सही बात है कि संघर्ष का पसीना तो हमेशा याद तो उसी की रहती है। देखिए, दुनिया में इतनी सारी खुशबुएं हैं, लेकिन मनुष्य देह के पसीने की खुशबू से ज्यादा बड़ी खुशबू कोई नहीं है। सही बात है। जिस तरह से वो धरती की खुशबू होती है पहली बारिश के बाद की, तो ये सारी चीजें बहुत, जिनको कहते हैं मूल आस्वाद की और मूल गंध की चीजें हैं। देखिए, आप जो गंध को जिस तरफ आप लिए जा रहे हैं, मैं उसे दूसरी तरफ ले जाना चाह रही थी दरअसल। तो मैं आपका मूड बनाने के लिए एक ऐसा गाना देती हूँ कि जिससे आपका मन बनेगा और आप मेरे सवाल को थोड़ा समझ पाएंगे कि मैं आपको किस ख्वाब ख्याली दुनिया की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। तो वो उम्र आपने बताया कॉलेज के समय की है, उस कॉलेज के समय में हम पहुँचते हैं और एक युवा मन को सोचते हैं। तो एक गाना आपके लिए छोड़ती हूँ, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। तो वो कौन सा ख्याल था, वो कौन सा चेहरा था, इस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं ये गाना। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ।
जुदाई दे गया तू, ये सवाल आए थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे, मेरी अब सब से है अनबन, बनते क्यों ये खुदा मेरे। बाग है जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं, ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं। एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं लिटरेरी गुरु में। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं लीलाधर मंडलोई जी, जो आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक भी रहे हैं और बहुत सारी कलाओं में निपुण हैं। उन्होंने हर जगह अपनी दक्षता हासिल की है और भीड़ से अलग हटकर एक चेहरा बनकर खड़े हुए हैं। हम जो बात कर रहे थे उनके संघर्ष की, वो बात जिससे हम सभी गुजरते हैं, लेकिन वो लिटरेरी गुरु क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो अपनी घटना इस तरीके से बयान करते हैं और अपनी जिंदगी को इस तरह से जीते हैं कि जो कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। युवावस्था का समय, कॉलेज का समय और उस समय संघर्ष से होते हुए वो जो एक रूमानी दुनिया का एहसास होता है, अब आप उस दुनिया तक चल पड़े हैं मेरे सफर के साथ साथ। तो मंडलोई जी, कुछ उस तरफ की बात बताइए जिस पे झीना सा पर्दा डला होता है और हल्की सी तस्वीर होती है। वो किसकी तस्वीर थी? कोई थी? देखिए, आप जिस तरह से पूछ रही हैं उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर होता तो मैं बिल्कुल बताता। दरअसल क्या है कि जिस बैकग्राउंड से आए थे जी, तो माँ बाप तो पैसे दे नहीं सकते थे कॉलेज में पढ़ाने के। और देखिए क्या है कि कोई भी एक स्त्री या कोई एक लड़की रहती है तो उसका एक सपना एक स्टैंडर्ड के साथ होता है जी। वो पहनने ओढ़ने का स्टैंडर्ड भी होता है, खाने आज की बात करने लगे आप? नहीं, मैं उस जमाने की भी बात कर रहा हूँ, उस जमाने की भी बात कर रहा हूँ। तो वो उनकी एक स्टैंडर्ड होता है, एक अपेक्षा होती है। हमारे पास तो जेब में 4 आने अगर हो तो हम तो बड़े प्रसन्न होते थे। दरअसल मुझे मिलते थे 75 रुपए स्टाइफंड के, और मैं उसी के लिए पढ़ने आया था। मैं हिंदी का लड़का अंग्रेजी साहित्य पढ़ने आ गया, जिसको अंग्रेजी आती नहीं थी। तो एक तो मेरे क्लास में या हमारे कॉलेज में जो बेसिकली अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का था, सब अंग्रेजीदार थे। जो बच्चे आए थे वो अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ के आए थे। एक मैं और एक और मेरा दोस्त था जो हिंदी स्कूल से पढ़ के आए थे। तो सबसे पहले तो ये तो हम अंग्रेजी बोल ही नहीं पाते थे। बिल्कुल, और ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या। दूसरा, हमारे कपड़े लत्ते बहुत साधारण होते थे। लगभग हम उस जमाने में एक ड्रेस के हीरो कहलाते थे, क्योंकि एक से दूसरी ड्रेस अगर हो गई तो बात अलग है। बिल्कुल। तो वो जो आप जिस प्रेम की तरफ इशारा कर रही हैं जी, माशाल्लाह नहीं आई। माशाल्लाह वो मतलब नसीब हुआ नहीं, इच्छा थी और अच्छा भी लगा होगा कुछ, लेकिन अब जिंदगी के हालात में जो हो सका, जो नहीं हो सका नहीं हुआ, तो ऐसे ही चलता रहा। क्या करें? जब नौकरी की तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी परिवार की, बड़े भाई थे, बहन थी, उनके बच्चे थे, सबके लिए कुछ ना कुछ करना था। तो एक तरह से वो जिंदगी इसी इश्क में निकल गई, लोगों के लिए करते करते। अब इस जगह पे शायद आपका कुछ अपनी तरफ से कहने का न मन हो, कोई फिल्म, कोई गाना, कोई अपनी तरफ से बताना चाहे। इस समय आपका क्या मूड बन रहा है सुनने का, हमारे सुनने वालों के लिए कुछ? मुझे लगता है कि बेगम अख्तर की गजल सुना दी जाए, आहा, वो जो हम में तुम में करार था। क्या बात है, वो जो हम में तुम में करार था। वो
जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। एक बार फिर हाजिर हैं हम इस सफर में, जिसमें हमारे साथ हैं लीलाधर मंडलोई जी, जाने माने लेखक हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी विधाओं में अपनी जिंदगी से संवाद करते हैं, और उस संवाद को आज हम आपके बीच यहाँ लेकर आए हैं। मैं हूँ आपके साथ अलका सिन्हा। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं थोड़ा सा एक संदर्भ याद करना चाहती हूँ। आजकल भी आईएएस ऑफिसर का जो आकर्षण है वो खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, खत्म तो छोड़िए कम नहीं हुआ। और अभी भी हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बन जाए, और बच्चा भी ये चाहता है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स इतना पैसा कमा रही हैं इसी बात को लेकर के, लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिनको कि आईएएस का एग्जाम पास हुआ, लेकिन वो कहते नहीं जी हम तो रेडियो में जाएंगे। तो ये क्या कहानी है? हमारे सुनने वालों के लिए शायद ये बिल्कुल अलग अनूठी होगी। थोड़े इसके बारे में बताइए। देखिए, क्या मैंने बताया, बचपन में हमारे घर में रेडियो नहीं था। मुझे रेडियो बहुत प्रिय था। हमारे पूरे गांव में एक रेडियो था,
राम प्रसाद नाम के खदान में काम करते थे पिता के साथ, उनके पास था वो रेडियो। वो शादीशुदा नहीं थे, तो उन्होंने अपनी शादी रेडियो से की। अच्छा, रेडियो से की क्या यानी बात कि है। वो दिन रात रेडियो के साथ रहते थे। आहा, तो हमने जो शुरुआत में संगीत की बात हो, प्रेम की बात हो, विरह की बात हो, समाचार हो, नेहरू की आवाज हो, गांधी की आवाज, सब वो उसी एक डब्बे से सुनी। तो मुझे लगा कि ये कोई ऐसी जादुई चीज है कि जिसमें रहते हुए आपको सारे लोगों से मिलने जुलने की कोई ना कोई सुविधा होगी, कोई ना कोई रास्ता होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, रेडियो में ही जाऊंगा। तो बचपन से रेडियो ने मुझे दीक्षित किया। तो जो मुझे थोड़ा संगीत का ज्ञान आया उसी से आया, थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जानना तो उसी से जाना, लोक से लेके आदिवासी साहित्य। फिर उसके बाद विविध भारती में तरह तरह के प्रोग्राम होते थे। फिर सुबह में वो क्लासिकल म्यूजिक, वो आर्टिस्ट ऑफ द डे हुआ करता था। तो एक आर्टिस्ट सुबह गा रहा है तो लाइव भी गाता था, तो फिर दोपहर को भी गाता था और शाम को भी गाता था। तो फिर मन ये होता था कि वो तो नौकरी में चले गए, जिनके पास रेडियो है वो जब आएंगे तब आप सुनोगे। बिल्कुल। तो बहुत सारी जो चीजें छूट जाती थी ना, तो ऐसा लगता था कि ये आपके जीवन से कुछ बढ़ती हुई अनुपस्थितियां हैं, कुछ है जो खाली ब्लैंक है। तो मैंने कहा इसको भरने के लिए तो फिर ऐसी नौकरी की जानी चाहिए। तो मैंने बाकी सारी नौकरी छोड़ी। आई डिसाइडेड, मुझे बहुत मतलब डांट वाट भी पड़ी पर मैंने कहा नहीं। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कभी कि आपने आईएएस छोड़ा तो इस जगह आकर के आप जो हैं, अगर आप आईएएस होते तो भी वही होते या कुछ और होता? मेरे ख्याल से मैं यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मैं बहुत बेहतर इंसान हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये हुई कि मेरा जो जीवन है वो एक कलाकार में परिवर्तित हो गया। लेकिन कलाकार हूँ, लेखक हूँ, तो मेरे पास इतने काम हैं कि मुझे तो एकांत भी नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है मैंने तो ज्यादा अर्जित किया है। और जब रेडियो में नौकरी करते हुए मैंने बहुत सारे प्रयोगशील आयोजन किए। मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसने समुद्र तट पर काव्य पाठ किया हो या समुद्र तट पर संगीत की सभाएं की हो। क्या बात है, वाह। मैं जब पोर्ट ब्लेयर में था, अंडमान निकोबार में, जी, तो मैंने बहुत ही अलग तरह के कार्यक्रम किए। और अगर मान लो मैं मध्य प्रदेश में भी था तो मैंने भेड़ाघाट में कथा का कार्यक्रम किया, वो भी नर्मदा के बैकड्रॉप पर। मतलब मैं सारी चीजें विजुअली देखता था। बिल्कुल। या इसके अलावा पचमढ़ी में एक दूध धारा है, या अमरकंटक से नर्मदा जहां से निकलती है, तो मैं अपने सारे आर्टिस्ट को लेकर वहां जाया करता था, नेचर के साथ। नेचर के साथ। तो वो जो एम्बियंस का जो साउंड होता है ना, उस साउंड के साथ जब आप रेडियो के प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग करें। फिर स्टूडियो में भी इतने सारे काम किए। ओरल हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया रेडियो में काफ़ी मतलब बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की। टेलीविज़न में था तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के 50 लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, कहानियों पे 400 टेलीफिल्म बनाई। तो ये जो सब करने का जो सुख था, ये सुख आईएएस होने से नहीं हो सकता था। यहीं इसी स्टूडियो के थोड़ा सा आगे एक दूसरा बड़ा सा स्टूडियो, उसमें शाम की चाय में कई कलाकारों को बुला के हम लोगों ने प्रोग्राम किए। तो आप ध्यान से सुनिए, क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके।
हम दोनों जो मिलते तो कुछ ऐसा होता। सब कहते लहर लहर जा भी जाए, इनको ना कोई टोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। स्वागत है दोस्तों लिटरेरी गुरु में, और हमारे साथ हैं लीलाधर मंडलोई जी, और बहुत ही प्यारी बातचीत चल रही है। मैं हूं आपके साथ अलका सिन्हा। इस बातचीत के क्रम में हम जिंदगी के कई चैप्टर्स देख रहे हैं। हम कई बार जिंदगी को नई तरह से देखते हैं, नई तरह से समझते हैं, और फिर जितना जानते हैं हमें लगता है जिंदगी उतनी ही अजनबी है। तो उस अजनबियत से जब हम दोस्ती करना चाहते हैं, उसके करीब जाना चाहते हैं, तो कितनी गांठें खुलती हैं, मन कितना धुला धुला सा लगता है, जैसे बरसात हो गई हो और सब धूल की परतें जो हैं वो धुल कर निकल गई हो। तो धुल गया है आसमान, बिल्कुल साफ हो गया है, और उस साफ आसमान में जहां आपने बहुत कुछ किया, आप बता रहे थे कि बिल्कुल नए नए प्रयोग आपने आकाशवाणी में किए। ये सचमुच में एक इतनी बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम सपने तो देखते हैं, लेकिन जब वहां पहुंच जाते हैं तो वो सपने पीछे रह जाते हैं, और वहां की जो जद्दोजहद है वो उस पर हावी हो जाती है। आपने अपने लेखक मन को ऊपर रखा, और वो वायदे जो आपने खुद से किए थे उसे टूटने नहीं दिया, उसे बनाकर चले। तो आप कुछ कहानियों की बात कर रहे थे कि आपने कितनी तरह की कहानियां, कितने तरह का फिल्मांकन, और वो जो एक नई दुनिया से आपका रास्ता बना, उस बात के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जी जरूर। दरअसल क्या है कि रेडियो का मतलब क्या होता है? ऑडियो, मतलब ऑडियो इमेजेस जो है। और देखिए, दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई प्रोडक्शन होता है तो रेडियो का होता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देख नहीं सकते आप, सुनना यहाँ है देख बस। आप आवाज के जरिए सारी चीजें खड़ी करते हैं, ध्वनि के जरिए। बिल्कुल, तो एक कहानी हो, एक उपन्यास हो, महाभारत या रामायण सीरियल हो, या रानी लक्ष्मीबाई हो, ये सब आपको आवाज से खड़ा करना होता है। टेलीविजन में जाते हैं तो आपके पास दृश्य की सुविधा है, बिल्कुल, लेकिन जिस आदमी ने रेडियो में काम किया है वो दूरदर्शन के काम में थोड़ी सी मेहनत करके ऑडियो के साथ सिर्फ वीडियो को किस तरह से एक लय में गूंथना है, बांधना है, या उसको उसमें मिला देना है, मर्ज करना है। बिल्कुल, आप वही करते हैं। बिल्कुल, और अगर आप कवि हो तो आपको एक बहुत बड़ी सुविधा मिल जाती है। कविता एक ऐसी विधा है जिसमें सब कुछ है। अगर आप महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, कविता है, उसमें क्या नहीं है? उसमें नाटक है, उसमें कहानी है, उसमें युद्ध है, उसमें आसमान है, उसमें धरती है, उसमें जंगल है, सब कुछ है। तो एक कविता को लिखते हुए एक कवि की जो संवेदना होती है वो सारे इलाकों में जो फिल्म के लिए जरूरी होते उसमें काम करती। कवि का एक बैकग्राउंड भी होता है, बैकग्राउंड में एक संगीत चल रहा होता है जैसा फिल्म में चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? और वो अपनी आंखों का इस्तेमाल कैमरे की तरह कैमरे करता की है, तरह करता है। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया, और कानों का इस्तेमाल माइक्रोफोन की तरह करता है। क्या बात है। बाकी सारी चीजें जैसे जो लिखना है वो तो आप इसलिए भी करते हैं कि आपको एक दिया गया विषय है। तो अगर कविता में कहानी है तो आप एक नाटक भी लिख सकते हैं। फीचर बनाना है तो कविता में फीचर के सारे एलिमेंट होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि जो कुछ भी मैं कर सका वो इसलिए कर सका कि बचपन से लेके रेडियो की नौकरी तक वो सारी चीजें मेरे जिंदगी में, मेरे सेंसेस में आ चुकी थी। वो पूरे जिस बचपन की बात हमने की तो क्या पूरा दृश्य लोक था ना, वो पूरा दृश्य तो आ गया भाई। अल्टीमेटली क्या होता है, जंगल में राम और सीता है तो एक मृग ही तो दौड़ता हुआ जा रहा है, तो आप जंगल में हैं तो एक मृग दौड़ता हुआ देख रहे हैं, आप खरगोश दौड़ता, तो मतलब दृश्य सब है। फिर उसके बाद आपको रंग चाहिए,
तो सुबह से लेकर शाम तक इतने रंग है नेचर के, उन्हीं रंगों को आप फिल्मों में लेके आते हैं कि भाई सुबह हो तो ऐसी हो। मतलब इससे इससे कम सुबह नहीं चाहिए, वाह, वाह, भले 4 दिन मुझे कैमरा लगा के बैठना पड़े। क्या बात है। तो वैसा होता है। अगर मुझे पंछियों की आवाज चाहिए तो शाम के पंछियों की आवाज चाहिए, बहुत भरी भरी। आप बिल्कुल, मेरे कानों में आवाजें आने लगी उन पंछियों की। तो मतलब इस तरह से आपने बचपन में उन तमाम चीजों को देखा। अगर शाम को गोधूली की बेला में सारे जानवर जंगल से लौट रहे हैं तो वो एक दृश्य आपके सामने है, धूल उड़ रही है और मतलब सारी गायें और बैल लौट रहे हैं और उनकी घंटियां बज रही हैं और सूर्य डूब रहा है और धूल जो है वो आसमान में छाती जा रही है। तो ये सारी चीजें तो आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें विजुलाइज कर सकते हैं तो इसमें एक कथा ही तो डालनी है। बिल्कुल। तो आप जिस निगाह की बात कर रहे हैं, वो आंख जो कि एकदम से कैमरे में बदल जाती है और चीज़ों को कहाँ फोकस करना है और पूरी बाकी की चीज़ों को वो आउट ऑफ फोकस करके एक चीज़ को उठा लेती है, उस आंख के लिए, उस नयन के लिए एक गाना तो बनता है। तो चलिए, तो हेमंत कुमार का वो वाला गाना सुना दीजिए। उसके बाद भी ये नयन डरे डरे। क्या बात है, आपने मेरे मन की बात कह दी। तो सुनते हैं। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रातों के निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू मानना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रातों के निडर मुझे जीने दो।
एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लिटरेरी गुरु में। और बहुत ही प्यारी बातचीत हो रही है। हमारे साथ हैं लीलाधर मंडलोई जी, मैं हूं आपके साथ अलका सिन्हा। और ये क्रम जो बना हुआ है वो बातचीत का इतना खूबसूरत बना हुआ है कि इसे छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हम आज जी रहे हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार ज़िंदगी बिल्कुल एक बड़ी अलग से नज़रिए से हमारे सामने खड़ी है। एक तरफ कोविड है तो दूसरी तरफ युद्ध का माहौल है। इन दोनों के बीच में हम अपने आप को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। एक कवि के पास, और वो भी एक ऐसे कवि के पास जिसकी आंख कैमरे की आंख बन जाती है, तो किन चीज़ों को कैसे केंद्र में लाता है कि उसका जो साहस है, उसका जो मनोबल है, वो टूटने ना पाए। मैं चाहती हूँ कि आज के इस लिटरेरी गुरु कार्यक्रम में लीलाधर मंडलोई जी आप हमारे सुनने वालों को कोई ऐसा सूत्र मंत्र दे करके जाएं कि वक्त कैसा भी आए हमारा हौसला न टूटने पाए। देखिए क्या है कि किसी भी युद्ध समय में, देखिए पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, लेकिन उन सारे विश्व युद्धों में जितनी भी जनहानि हुई, नरसंहार भी हुए, आप तो दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जानती है। उस दौर में भी जब लेखक लिख रहे थे तो वो सिर्फ ये कह रहे थे, मतलब इन सारी चीज़ों का वर्णन करते हुए, कि इस सृष्टि के लिए, इस कायनात के लिए शांति से बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है। और युद्ध में एक दुश्मन इधर होता है, दूसरी तरफ भी दुश्मनी होता है, बिल्कुल है ना। दो दुश्मन आमने सामने होते तो जब दो लोग लड़ना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा जो ह्रास होता है या सबसे बड़ा क्षरण होता है वो मनुष्यता का होता है। बहुत सही। तो किसी भी समय में मनुष्यता बची रहे और मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा, ये जो दो गुण है, ये दो गुण अगर बचे रहे तो आप ये समझ लीजिए कि मनुष्यता बची रहेगी और शांति का रास्ता उससे खुल जाएगा। देखिए ये सृष्टि भी, धरती भी क्या चाहती है? प्रेम चाहती है। उसके भीतर इतनी करुणा है। नदी क्या चाहती है? कि लोग, मतलब वो चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य, प्रेम करे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, नदी के साथ क्या कर रहे हैं, हम समुद्र के साथ क्या कर रहे हैं, हम पहाड़ों के साथ क्या कर रहे हैं। हमारी मनुष्यता का क्षरण कहीं ना कहीं हुआ है, इसलिए हम उनके साथ जाति कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। जीव जंतु क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं। आप जिस कुत्ते को पालते हैं वो आपसे प्रेम चाहता है। जो चिड़िया आपके दरवाजे आती है वो आपसे प्रेम चाहती है। वो तो दो दाना, और मतलब वो तो आपने कभी उसको प्रेम किया है, 10 साल के बाद भी वो आपको पहचान लेगी। बहुत एक कुत्ता पहचान लेगा, एक गाय पहचान लेगी। आप ही ये इन तमाम इन भावनाओं के खिलाफ है, इसलिए ये सारे संकट है। अगर एक बार आपके भीतर का वो प्रेम, वो दया, वो करुणा, वो अहिंसा, ये तमाम चीजें अगर जागृत हो जाए तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये जो सृष्टि है ये हम अपने बाद वाली पीढ़ियों के लिए ना छोड़ें। आज तो ये कहा जा रहा है कि अगले 100 सालों में ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी जी। वो स्टीफन हॉकिंग्स भी कह के गए कि आप कोई दूसरी दुनिया खोज लीजिए। जो दूसरी दुनिया खोजी जा रही है, लोग मंगल ग्रह में या चांद पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो धरती है, और उस धरती को ही आप किस हालात में पहुंचा रहे हैं। धरती मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है, तमाम चीजें बढ़ रही हैं, तो कौन मारा जा रहा है? जिस सृष्टि ने आपको पैदा किया वो मारी जा रही है। उसके पुनर्जन्म की ताकत अगर खत्म हो गई तो आप कहाँ बचेंगे? तो बहुत मुझे अच्छी लगता बात है आप कि कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये आज हमारे लिए आई ओपनिंग का समय आ गया है कि हम ये जानें कि हमें कैसी दुनिया चाहिए। आज आपसे बात करना ऐसा लगा मंडलोई जी जैसे कि सच में हम कहीं बड़ी अंतरंग स्थिति में बैठे हैं। बहुत इंटीमेट ऐसी बातों को हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमें ज़िंदगी को नए तरीके से देखने का एक तजुर्बा दे रही हैं। आपने जो बात हम सबसे की आज लिटरेरी गुरु में, और हमारे सभी सुनने वाले, मैं समझती हूँ कि एक पल को भी हिल नहीं पाए होंगे, लगातार आपको सुनते रहे होंगे, क्योंकि आप हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ लेकर चल रहे हैं जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार है। तो आइए आज इस लिटरेरी गुरु कार्यक्रम में लीलाधर मंडलोई जी के साथ मैं हूं अलका सिन्हा, और चलते हैं कार्यक्रम के इस आखिरी गीत के साथ, एक ऐसे गगन के तले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।